राजस्थान में भाजपा की नई सरकार बनी है और वित्त मंत्री जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दिया कुमारी, वो बजट पेश करने जा रही हैं। और राजस्थान में नई सरकार है, नया पहला बजट है, तो बजट को लेकर राजस्थान के लोग क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, खासकर इन बातों को लेकर भी कि बीजेपी ने चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो जारी किया था, और मैनिफेस्टो कितना छाप छोड़ेगा इस बजट में। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनसे जानेंगे कि सबसे पहले मेरा सवाल ये है भाईजान कि बजट पेश होने जा रहा राजस्थान का जी। पूर्व सरकार जो कांग्रेस की थी, उन्होंने कई तरह की स्कीम चालू की थी, तो क्या लगता है कि वो जो पूर्व सरकार की स्कीम है वो जारी रह पाएंगी इस बजट में या फिर हटा दी जाएंगी? कांग्रेस की सरकार में पिछली बार जो स्कीमें थीं वो जारी रहनी चाहिए, अन्यथा इस पे सरकार पे इसका विपरीत असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे यूनिवर्सिटियों का मुद्दा उठाते हैं कि फ़ीस को बहुत ज़्यादा फ़ीस के अंदर अमूलचूल परिवर्तन किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। फ़ीस में राहत होनी चाहिए, क्योंकि एक गरीब का बच्चा फिर पढ़ नहीं पाएगा तो एक अच्छी सीट कैसे प्राप्त कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ डीजल पेट्रोल की बात है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार में देखा गया कि राजस्थान में हमारे बॉर्डरों के जो गांव के एरिया हुआ करते थे, वो क्या है आसपास से डीजल पेट्रोल लेके आते थे, तो इससे क्या डीजल पेट्रोल की जो पंप हुआ करती थी उन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो बजाय अन्य स्टेटों के हमारे जो डीजल पेट्रोल हैं वो या तो बराबर होने चाहिए, और मैं तो यही कहूँगा कि कम ना हो तो बराबर तो कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से ये परिवर्तन होने चाहिए। पुरानी जितनी भी स्कीम हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो अपना स्टेट है ये भ्रष्टाचार के मामले में काफ़ी अग्रणीय है, जो कि इस तरह से इस पर रोकथाम होनी चाहिए, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पेंशनों के नाम पे जो कलेक्ट्री के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं, एक्चुअल में उनकी पेंशन नहीं है, और जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो लोग पेंशन उठा रहे हैं, और सही आदमी को पेंशन नहीं मिल पा रही है। जहाँ राशन कोटा की बात करते हैं तो वहाँ पर राशन कोटा वाले बहुत सारे राशन का गबन कर रहे हैं, एक्चुअल में लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, और वो ये बोलते हैं कि सरकार हमें कोई पेमेंट नहीं देती है, कोई तनख्वाह नहीं देती है। तो मैं यह बोलना चाहूँगा कि इस तरह से कुछ ट्रांसपेरेंसी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि ये क्लियरिटी आ पाए कि ये जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है इस पर अंकुश लगाया जा सके। हाँ बिल्कुल, ये एक जो इन्होंने बात कही, प्रधानमंत्री मोदी भी भरतपुर आए थे और इलेक्शन कैंपेन के दौरान विधानसभा से पहले, तो उन्होंने वादा किया था कि जब हमारी सरकार आ जाएगी, डबल इंजन सरकार होगी, तो डीजल पेट्रोल जो ज़्यादा है उसको भी अन्य राज्यों के बराबर कम करेंगे, उनकी रेट को भी। क्या उम्मीद लग रही है आपको? क्या उम्मीद है अब जो बजट राजस्थान का आने वाला है? हमें उम्मीद यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने बजट के लिए ये है कि पेट्रोल और डीजल ये दोनों की रेट कम होनी चाहिए, जिससे कि आम जन को सुकून मिल सके, राहत मिल सके। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जो डीजल की रेटें हैं, पेट्रोल की रेटें हैं, उनके बराबर अगर करते हैं तो बहुत ही सराहनीय कदम होगा। दूसरा क्या है, उस समय जो चिरंजीवी कार्ड चलता था, उस चिरंजीवी से आम जन को काफ़ी राहत मिलती थी, और चिरंजीवी कार्ड से कोई भी जाके भर्ती होने के बाद अपना इलाज मुफ्त में कराता था। वो योजना भारतीय जनता पार्टी को भी चालू रखनी चाहिए। बजट से हमें एक भरतपुर के लिए एक ये भी उम्मीद है कि सुजानगंगा नहर जो काफ़ी दिनों से लंबित चल रही है, उसको भी नई सरकार द्वारा हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे भरतपुर से ही हैं, तो हमारे ये उम्मीद है कि सुजानगंगा नहर इस बार शायद साफ़ हो जानी चाहिए। दूसरा, एक भरतपुर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या रहती है, और सड़कों पर सर्कुलर रोड के काफ़ी आसपास ट्रैफिक देखने को मिलता है, इसमें भी सुधार होना चाहिए। तीसरा, बजट से एक हमें ये उम्मीद है कि एक सर्कुलर रोड या बाईपास और भरतपुर के लिए निकलना चाहिए, जिससे कि आम जन को इस जाम से या उससे निजात मिल सके। बिल्कुल। मेरा सवाल है कि राजस्थान की मेन समस्याएं, बड़ी समस्याएं क्या हैं जिन पर इस बजट में सरकार को काम करना चाहिए? सबसे पहले तो कल जो बजट पेश होने वाला है राजस्थान सरकार की, जो उन नीतियों रीतियों को लेकर के भी स्पष्ट करेगा जिनको चुनावी वादों के रूप में इनके द्वारा घोषणा की गई थी। प्रथम सबसे पहली बात कि पूरे प्रदेश की खुशहाली के लिए और समृद्धि के लिए और चौमुखी विकास के लिए जो मूलभूत चीज़ें होती हैं वो शिक्षा की होती हैं, रोजगार की होती हैं, और उद्योगों की होती है, चिकित्सा की होती है, सड़कों की होती है, पानी की होती है।
इन सभी फैक्टरों को लेकर के सरकार के उन वित्त मंत्री के माध्यम से जो बजट पेश किया जा रहा है, ये पहला मौका है, उनमें कम से कम इन चीज़ों का काम होना चाहिए। दूसरी बात, हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर के जिस प्रकार की नीतियां चल रही हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में, राजस्थान के सरकारी जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ सबकी अलग अलग नीतियां हैं। उन नीतियों को हटा करके 2019 में 19-20 के आसपास अशोक गहलोत सरकार ने अम्ब्रेला एक्ट को लागू किया था। अम्ब्रेला एक्ट लागू हो जाएगा तो विश्वविद्यालयों की जो नीतियां हैं जिसमें कुलपतियां हैं या जितने भी लोग अनियमितताएं करते हैं उस पर अंकुश लगेगा, तो अम्ब्रेला एक्ट को लागू करना चाहिए। दूसरी चीज़, चिकित्सा की बात करें तो सरकार की जो गहलोत सरकार की जो योजना है जन कल्याणकारी, चाहे वो आपकी चिरंजीवी योजना हो, चाहे आपकी जितनी भी चिकित्सा के क्षेत्रीय योजना है, उनको सुचारू रखना चाहिए। सरकारी जो सेवाएं में कर्मचारी हैं उनको ओपीएस का जो लाभ सरकार ने देने का कार्य किया उसको ना बंद करते हुए उस पर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण देना चाहिए कल वित्त बजट में कि हम ओपीएस को चालू करेंगे और लागू करेंगे और इसमें इसके लिए प्रावधान करने चाहिए। उसके अलावा मैं बात करूँ सड़कों को जाल को लेकर के किसी भी प्रदेश की हो, चाहे देश की हो या किसी भी ज़िले की हो, उसका विकास उद्योगों के रूप में हो चाहे किसी भी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को हो, सड़कों को जाल को लेकर के जैसा कि मेरे साथी वक्ता ने कहा कि भाई हमारे भरतपुर के चारों तरफ जो सर्कुलर रोड है वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्थाएं रहती हैं, यहाँ जो बड़े वाहन होते हैं आने जाने में कई बार घटनाएं होती हैं, तो उस पर अंकुश लगाने के लिए आसपास के जो कॉरिडोर बनाना चाहिए, इनको बाईपास बनाना चाहिए जिससे हाईवे टू हाईवे वो लोग निकल जाएं, शहर में उनको घुसने का मौका ना मिले। अच्छा, लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, बजट आने वाला है राजस्थान सरकार का, क्या लगता है आपको कि बजट पर लोकसभा चुनाव की छाप भी हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। बजट से सरकार की क्या योजनाएं हैं इन पर वोटरों पर प्रभाव पड़ेगा और क्या भरतपुर के लिए क्या चाहिए वो उनको देना चाहिए। जैसे किसानों के लिए भी सोचना चाहिए। एक महत्वपूर्ण है कि पेट्रोल डीजल पर वैट ज़्यादा है। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाओ पेट्रोल डीजल सस्ता है। जयपुर से लेके यहाँ तक के सारे पेट्रोल पंप डीजल पंप जो हैं बंद पड़े हुए हैं। इस पर भी सरकार को बजट में सोचना चाहिए कि वो बराबर बैठ किया जाए, जिससे पेट्रोल पंप वाले और इनको व्यक्तियों को भी लाभ पहुँचे जो व्हीकल यूज़ करते हैं, जिनको पेट्रोल डीजल कम पड़ता है। ये इससे सारे ये प्रभाव पड़ेंगे इस लोकसभा चुनाव। हाँ, क्या कुछ मुद्दा ये भी है कि एक अन्नदाता जिसे धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है, इस पर एक बहुत बड़ा असर ये पड़ता है कि रात्रि को इनके लिए जो लाइटें दी जाती हैं वो रात्रि के 12 बजे दी जाती हैं और लगभग 3 बजे इसको बंद कर दिया जाता है। सर्दियों के टाइम पे अगर इस फसल के लिए इस तरह से अगर इस पानी दिया जाएगा तो मैं मानता हूं कि एक किसान उल्टा बीमार पड़ेगा। जब एक किसान यानी धरती पुत्र ही बीमार रहेगा तो देश के लिए एक अन्न का उत्पादन करने वाला व्यक्ति कौन होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बजट में इस बात की भी घोषणा होनी चाहिए। ये उम्मीद करते हैं किसानों को टाइम टू टाइम बिजली की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि एक किसान सही तरह से अन्न उत्पादन कर सके, लोगों की इन चीज़ों को ध्यान में रखा जा सके। मैं एक निवेदन करूँ। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी भरतपुर के रहने वाले हैं। पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो सिंचाई पानी की किल्लत एक बहुत बड़ी समस्या है। कितना समाधान होगा वो भी देखना होगा। खासकर उम्मीद तो बहुत है नई सरकार के पहले बजट से, उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगी सरकार वो देखने वाली बात होगी। खासकर विधानसभा चुनाव अभियान में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के बड़े नेताओं ने वादे किए हैं राजस्थान की जनता को, वैट कम करने को लेकर डीजल पेट्रोल पर या अन्य ईआरसीपी को पूरा करने को लेकर या किसानों को सुविधाएं देने को लेकर, युवाओं को शिक्षा स्वास्थ्य में बढ़ोतरी अच्छी सुविधाएं देने को लेकर, अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं। मैनिफेस्टो में जो दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, कितना पूरा इस बजट में होते हैं वो सब देखने वाली बात होगी।